जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बातें करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सभी धातु के उदाहरण हैं। अधातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म या फिर धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नेक्स्ट है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है लेकिन एक अपवाद है इसमें भी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु हैं और ये मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः जो है धातुएं कठोर होती है जबकि अधातुएं जो है अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हीरा। कार्बन का एक अपरूप है हमारा हीरा। कार्बन जो है अधातु है और उसका अपरूप हीरा भी अधातु है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। लेकिन जो है अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती है। नेक्स्ट है रूप या अवस्था। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप या अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि केवल मरकरी, पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। पारा जो है मरकरी, ये हमारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है जो कि एक धातु है। ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो है सामान्यतः सारी धातुएं जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुएं हमारा जो है ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में या द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु में पूछा जाएगा तो पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और अगर अधातु में पूछा जाएगा तो ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन तीनों गुणों में अंतर निकलता है कि धातुएं चमकदार होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यही अंतर होगा। आघातवर्धनता। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे आघातवर्धनता कहा जाता है। अधातुएं जो है आघातवर्ध्य नहीं होती है। धातुएं जो हैं हम लोग उसे पीटकर पतली चादर बना सकते हैं, ये आघातवर्धनता के रूप में होती है। जबकि अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती है, इसे पतली चादर नहीं बनाया जा सकता है। अधातुएं जो हैं हमारे क्षणभंगुर होते हैं, इसे पीटने पर ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। धातुएं हमारे आघातवर्ध्य होते हैं और अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। यही मुख्य अंतर है धातु और अधातु के बीच। नेक्स्ट है हमारा तन्यता। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है जबकि अधातुओं को नहीं खींचा जा सकता। तन्य होते हैं, धातुएं तन्य होते हैं, अधातुएं तन्य नहीं होते हैं। धातुओं में एक उदाहरण है हमारा सोना, जो 1 ग्राम सोने को हम लोग 2 किलोमीटर पतला तार बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत और उष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक, यानी चालन करते हैं। लेकिन अपवाद है, सीसा और मरकरी कुचालक होते हैं, ये हमारे चालन नहीं करते हैं उष्मा और विद्युत के। जबकि अधातुएं जो है विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है हमारा घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है धातुओं का। धातुओं का घनत्व और गलनांक उच्च होता है। जबकि जो एक अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, जिसका घनत्व और गलनांक कम होता है। इसी कारण इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं आसानी से। अधातुएं जो है सामान्यतः उनका घनत्व और गलनांक कम ही होता है। नेक्स्ट है धावनिक। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करते हैं, इसे धावनिक कहा जाता है। जबकि अधातुएं धावनिक नहीं होते हैं, ये कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्साइड। तो अधिकतर धातुएं क्षार के ऑक्साइड
बनाते हैं, जैसे MgO, ये हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये हमारा क्षार की ऑक्साइड है। जबकि अधात्वे जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा अम्लीय ऑक्साइड है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। उदाहरण है कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो काले रंग की होती है। अगला उदाहरण है एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। नेक्स्ट है हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिन्हें रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जिससे इन्हें रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। धीरे धीरे अभिक्रिया करने के कारण इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। फेरस, आयरन जो है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में जब लोहे का चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। नेक्स्ट है कॉपर, भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाता है। नेक्स्ट है चांदी और जो सोना है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है हमारे प्रकृति में। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एल्युमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। और अगला उदाहरण में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट जो हमारा लवण है और ये जल का निर्माण करता है। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। धातु ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। धातु में जो है हमारा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है, जबकि जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ ज़्यादा क्रियाशील होता है। हमारा जो है एल्युमिनियम, फेरस और जिंक जो है केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है। और अगला हमारा है लेड, कॉपर, सोना और चांदी जो है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाता है, इसलिए वो तैरने लगते हैं। ये हमारा धातु के उदाहरण दिए गए हैं कुछ और ये बताया गया है कि ये किससे अभिक्रिया करता है। हमारा जो है लेड, कॉपर, सोना और चांदी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के उदाहरण, सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं तथा इससे ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अगला है कैल्शियम, जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। एल्युमिनियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। फेरस, आयरन जो है हमारा जल के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है तथा कभी कभी इससे ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तीसरा है हमारा धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसके उदाहरण हैं फेरस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। मैग्नीशियम
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अगला है जिंक, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी कि जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। एक नोट पॉइंट है हमारा, कॉपर, Ag और Hg हमारा जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। हमारे तांबा, चांदी और जो पारा है वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो धातु को जो है ख धातु के लवण विलयन से ख धातु को विस्थापित करके उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है और क धातु का लवण विलयन बनाता है। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। यहाँ पर क धातु अधिक अभिक्रियाशील है ख धातु की तुलना में, इसी कारण ख धातु के उसको उसके लवण विलयन से विस्थापित करके उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है और क धातु का लवण विलयन का निर्माण करता है। और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी क्या है? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इस सक्रियता श्रेणी में जो हमारे चार धातुएं हैं, ये चार धातुएं हमारे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चार धातुएं हमारे सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। नेक्स्ट जो चार है घटती क्रियाशीलता के आधार पर, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और लेड, ये हमारे मध्यम वर्ग क्रियाशीलता श्रेणी सक्रियता श्रेणी के उदाहरण हैं। ये धातुएं हमारे मध्यम क्रियाशील हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ये हमारे सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इसमें जो हमारा चांदी और सोना Ag और Au, ये हमारे चांदी और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये हमारी दुनिया प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जैसे इसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया है। अगला है अधातु, जो है परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इसमें क्लोरीन जो है परमाणु ग्रहण करके क्लोरीन ऋणायन का निर्माण किया है। अब हम लोग NaCl के निर्माण को समझते हैं। सोडियम जो है धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है। सोडियम के परमाणु 11 परमाणु संख्या होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं हम लोग तो 2, 8 और 1 आता है। इसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम जो है सोडियम धनायन का निर्माण करता है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन के हमारे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है और इसका जो है हम लोग KLM जब करते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 आता है। यानी इसके जो है बैलेंस संयोजकता जो हमारा है 8 से 7 को जब माइनस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है इसके पास, जो वो सोडियम से ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करता है। अब जो है Na जो है Cl सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण करता है, जिसमें सोडियम हमारा धनायन है और क्लोरीन हमारा ऋणायन है। इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। विपरीत आवेश कहने का मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस एक दूसरे को आकर्षित करके आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, तो पहला है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक जो है ठोस और वह कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, क्षण भंगुर। गलनांक एवं क्वथनांक, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तीसरा है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। चौथा पॉइंट है विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जल विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। धातुओं की प्राप्ति, धात्विकी। खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व या यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। अगला है अयस्क।
तो वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में जो प्रकृति में पाए जाने वाली तत्व एवं यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं, लेकिन वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहा जाता है। यानी सारे जो अयस्क हैं वो हमारे खनिज हैं, जबकि सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा ज़्यादा होती है वही सिर्फ अयस्क कहलाते हैं। अगला है सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। तो हमारा जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है, इसे विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण करके निकाला जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील, तो हमारा जिंक, फेरस, लेड, कॉपर और पारा ये हमारे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये हमेशा सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसे पहले भर्जन या निस्थापन विधि द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद कार्बन द्वारा अपचयन करके धातुओं को निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील। सबसे कम अभिक्रियाशील हमारा चांदी और सोना है, जो स्वतंत्र रूप में हमारी प्रकृति में पाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क से धातु प्राप्त करना आसानी होता है, इसलिए हम लोग अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करते हैं। चरण 1 अयस्कों का समृद्धिकरण होता है, चरण 2 में धातुओं का निष्कर्षण होता है और चरण 3 में धातुओं का परिष्करण होता है। जो हमारे अयस्क हैं, अयस्क का पहले सांद्रण होता है, फिर जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसे गलित धातु का विद्युत अपघटन करके हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड अयस्क के उदाहरण है हमारा HGS, सिनाबार और ZNS। और हमारे कार्बोनेट अयस्क का उदाहरण है जिंक, कार्बोनेट। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है या तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु या फिर वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और बाद में दोनों ही धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयन किया जाता है कार्बन द्वारा और फिर धातु का शोधन हो जाता है। और जो हमारे हैं सल्फाइड अयस्क वो हमारे निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क में अगर पाए जाते हैं तो उसे भर्जन विधि द्वारा हम लोग धातु में परिवर्तित करते हैं और बाद में उसका परिष्करण या धातु का शोधन किया जाता है। और जो हमारे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो हमारे या तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। मुख्यतः वो जो हमारे चांदी और सोना होते हैं और वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण में प्रयुक्त ये हमारे महत्वपूर्ण चरण हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं। पहला है गैंग। गैंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी में खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी में जो खनिज अयस्क हैं उसमें रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है भर्जन। तो भर्जन क्या है? तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। इसका उदाहरण है जिंक सल्फेट और पारा सल्फेट या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट। ये हमारा सिनाबार कहा जाता है मर्क्यूरिक सल्फेट को। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो हमारा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और SO2 ये हमारे जो हैं ये बाहर निकल जाते हैं गैस के रूप में। ये हमारा क्या है? भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्कों को, ये हमारे दो सल्फाइड अयस्क हैं, इसको वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है जिसके कारण वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है निस्तापन। तो निस्तापन किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। इसका उदाहरण है जिंक कार्बोनेट, जिसे वायु की अनुपस्थिति, यहाँ वायु उपस्थित नहीं है लेकिन अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आगे हमारा अपचयन। तो अपचयन क्या होता है? धातु ऑक्साइड जो हमारा सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क जो है भर्जन और निस्तापन द्वारा जो ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ है धातु ऑक्साइड में, उसे हम लोग कार्बन से अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। इसका जो है एक उदाहरण है जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन अपचायक के साथ उपयोग करके धातु प्राप्त किया जाता है जिंक, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अंत में हमें जो है शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण धातुओं से अपद्रव्य हटाने की सबसे अधिक उपयोगी विधि है।
ये हमारा विद्युत अपघटनी परिष्करण का चित्र है। इसमें दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड है। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें जो है एनोड पर अशुद्ध तांबा रखा गया है, कैथोड पर शुद्ध तांबा रखा गया है हमारा कैथोड पर, और उसके बाद विलयन जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का भी मिश्रण है इसमें। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब जो है विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाते हैं। तो एनोड से जो अशुद्ध धातु हैं वो विलयन में घुल जाता है इस विलयन में, और उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है विद्युत अपघट्य से इस कैथोड में एनोड से चला जाता है। और अविलेय अशुद्धियां जो एनोड की तली पर निक्षेपित होती है, जिसे हम लोग एनोड पंख कहते हैं या अपद्रव्य कहते हैं, जो विलयन में घुलनशील नहीं होता है वो एनोड पंख के रूप में यहाँ जमा हो जाता है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने से संक्षारित होती है, इसे संक्षारण कहा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सिल्वर जो है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है, यानी सिल्वर जो है काले रंग का हो जाता है संक्षारण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट परत बनाता है, यानी संक्षारण होने के कारण कॉपर जो है हरे रंग का हो जाता है। लोहा जो है आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। लोहा जो है आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का परत जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, तो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। अब यसद लेपन क्या है? तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता यानी जिंक का परत चढ़ाया जाता है, इसे हम लोग यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। यसद लेपन में हम लोग क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं लोहा या फिर इस्पात को जंग से बचाने के लिए। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। इसके कुछ नोट पॉइंट है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस्पात। स्टील का निर्माण लोहा, निकेल और क्रोमियम के समांगी मिश्रण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीतल जो है कॉपर और जिंक के समांगी मिश्रण से निर्माण होता है। कांसा जो है कॉपर और टीन के समांगी मिश्रण से निर्माण होता है। सोल्डर जो है लेड और टीन के समांगी मिश्रण से निर्माण होता है। अब अमलगम, तो मरकरी और अन्य तत्व, जब किसी हम लोग जो मिश्र धातु में अगर एक तत्व हमारा मरकरी या पारद या पारा है तो उसे हम लोग अम्लगम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।